स्टूडेंट्स, आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है मेरा वो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, इन सारी चीज़ों को समझने वाले हैं। ये इंटरेस्टिंग है ही है, लेकिन कंफ्यूजिंग भी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, वो रेजिस्टेंस को रेजिस्टिविटी से दोनों को एक ही समझते हैं। वो समझते हैं कि रेजिस्टेंस वही है जो रेजिस्टिविटी है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आज डिस्कस करूंगा और इसको प्लीज़ एंजॉय कीजिए। ओके, तो आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। सेकंड है इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस। थर्ड है स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी। इसको हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी कहते हैं। इसको हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर इसको हम रेजिस्टिविटी भी कहते हैं। फोर्थ है स्पेसिफिक कंडक्टेंस या फिर कंडक्टिविटी भी कहते हैं। ओके, इन चार जो टर्म्स है उसे हम आज वन बाय वन कर समझते हैं। ये बहुत ही कंफ्यूजिंग टर्म है। कुछ बच्चे इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस को और रेजिस्टिविटी को एक ही समझते हैं, कुछ कंडक्टेंस को, कंडक्टिविटी को एक ही समझते हैं। तो वन बाय वन हम इसको डील करते हैं। एट फर्स्ट रेजिस्टेंस को समझते हैं कि इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस क्या होता है और क्यों होता है, इसके होने का क्या कारण है। ठीक है, तो एक सामान्य सी बात, सामान्य परिभाषा इसकी ये हो सकती है कि इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस इज ए डिस्टरबेंस। डिस्टरबेंस, ये एक डिस्टरबेंस है। किसको डिस्टर्ब करता है? ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक करंट को, जो करंट फ्लो हो रहा है उसको डिस्टर्ब करेगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि इट इज ए डिस्टरबेंस which opposes flowing electric current through a conductor। ठीक है ना? तो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस क्या है? एक डिस्टरबेंस है जो किसी भी कंडक्टर होकर अगर करंट फ्लो हो रहा होता है उसको वो अपोज करने का काम करता है, रोकने का काम करता है, रोकने का प्रयास करता है। ठीक है, तो ये इसकी एक परिभाषा हुई। इसकी दूसरी परिभाषा हम ये भी दे सकते हैं कि इलेक्ट्रिक resistance is a ratio of applied electric potential and produced electric flowing current। electric produced electric current।
ओके, दूसरी परिभाषा क्या हो सकती है कि इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस इज ए रेशियो ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस एंड प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट। ओके, अब इसको देखते हैं। दूसरी परिभाषा हमें बताती है कि अगर हम मान लेते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस भी है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है, I फ्लोइंग करंट है, फ्लोइंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू conductor, okay, and R, this is resistance, okay, तो हम इसको लिख सकते हैं R is equal to V अपॉन I। ओके, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, V इज इक्वल टू I अपॉन R। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, V अपॉन R इज इक्वल टू I। ओके, ये फॉर इस फॉर्मूले को यूज करके हम न्यूमेरिकल्स बना सकते हैं। अब इसका यूनिट की बात करें तो ये R का जो यूनिट है ये होगा V का पोटेंशियल डिफरेंस का SI और I का SI। ये होता है वोल्ट अपॉन एम्पियर, और इसको हम ओम भी बोल सकते हैं, और लिखते हैं ओमेगा, एक ग्रीक लेटर है उससे डिनोट करते हैं ओमेगा। तो R का जो यूनिट है वो रेजिस्टेंस का क्या यूनिट है, ओम। रेजिस्टेंस का यूनिट क्या हुआ, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, दिस इज ओम एंड रिटन एज। ठीक है, चलिए ओके, अब आगे समझते हैं। मान लीजिए कि ये एक कंडक्टर है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया मान लीजिए A है, क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया। ओके, इस पे एक पोटेंशियल डिफरेंस भी अप्लाई करते हैं, पॉजिटिव निगेटिव। तो इलेक्ट्रिक करंट I एम्पियर फ्लो हो रहा है, जो कन्वेंशनल है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव टू निगेटिव होगा और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में होगा। ओके, इलेक्ट्रॉनिक करंट इधर से और कन्वेंशनल करंट इधर से। ओके, ये मान लेते हैं पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, और इसकी लंबाई मान लेते हैं कि इसकी लंबाई जो है वो L है। ठीक है, चलो, और ये कुछ इस तरह का सिनेरियो है। अब क्या देखते हैं कि इसमें जो
अगर हम सिंपली एक विदाउट एनर्जी सिंपल एक वायर लेते हैं, मान लीजिए ये वायर, इस वायर में मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो होगा, क्योंकि इस पर चर्चा हम पहले कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, तो आप वो देख सकते हैं। यहाँ क्या है कि यहाँ पर मूवमेंट तो होगा, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स मोशन में है, लेकिन किस तरह के मोशन में है? रैंडम। और जो इसकी वेलोसिटी होगी उसको क्या कहते हैं? थर्मल वेलोसिटी। और ये होता है 10⁵ मीटर पर सेकेंड। लेकिन यहाँ क्या है कि वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है रैंडम होता है, कि कभी इधर है तो कभी ठीक इधर हो गया, फिर ये इधर तो फिर ये इधर, यानी कि हमेशा एक दूसरे को कैंसिल करता है। मतलब रिजल्टेंट जो है ना, एवरेज आएगा रिजल्टेंट 0। तो इस थर्मल वेलोसिटी इतना ज़्यादा है 10⁵ मीटर पर सेकेंड, लेकिन इसके कारण नो करंट एट ऑल। ठीक है। लेकिन जब इसको हम एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, एक एनर्जी प्रोवाइडर देते हैं, तो इस इलेक्ट्रॉन के साथ क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को हमें पता है कि जब उसको एक फोर्स मिलता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण वो क्या करता है कि उस पर एक इलेक्ट्रॉन पर एक फोर्स अप्लाई होता है, और जब फोर्स अप्लाई होगा, हमें पता है कि जब फोर्स अप्लाई होता है तो उसको एक्सेलरेट करेगा, तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेशन प्रदान करता, प्रोवाइड करता है। और जब एक्सेलरेशन मिला तो होता क्या है कि वो एक्सेलरेट तो हो जाता है, लेकिन उसके बीच में जो कुछ पॉजिटिव चार्जेज है, कुछ इम्प्योरिटीज़ है, या कुछ अनदर एटम्स है, तो उससे उसका कोलिजन होता रहता है, टक्कर होता रहता है। क्या होता रहता? टक्कर होता रहता है। और इस टक्कर के कारण उसका जो उसकी जो वेलोसिटी है, उसका जो वेग है, वो फिर मान लेते हैं कि वो एक्सेलरेशन जब उसको प्रोवाइड किया तो उसको वेलोसिटी भी प्रोवाइड कर दिया, भी उसको अटेन कर लिया भी वेलोसिटी। लेकिन जब उससे टक्कर हुआ तो चूंकि ये टक्कर जो होता है ना, वो इनइलास्टिक टक्कर है। टक्कर हम लोग पढ़ेंगे कि कोलिजन दो तरह का होता है, एक इलास्टिक और एक इनइलास्टिक। तो ये इनइलास्टिक कोलिजन होता है। यहाँ क्या होता है कि फिर उसका जो वेलोसिटी है वो v से घटकर 0 हो जाता है, और फिर उसके बाद वो 0 से v अटेन करने का प्रयास करता है और कर भी लेता है। फिर कंसेक्यूटिव कोलिजन होते रहते हैं, फिर दूसरा टक्कर होता है, फिर वो 0 हो जाता है, फिर वो 0 से v करता है। तो इस तरह से क्या होता है कि वो एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी को अटेन करता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी को वो अटेन करता है। और ये जो यूनिडायरेक्शनल यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, यूनिडायरेक्शनल यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, इसको एक टर्म दिया जाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसको हिंदी में कहते हैं अनुगमन वेग। ये बहुत ही कम होता है, 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। ये थर्मल वेलोसिटी 10⁵ मीटर पर सेकेंड की तुलना में बहुत कम है, लेकिन यही रिस्पॉन्सिबल है करंट के फ्लो करने का, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स इधर फ्लो करेगा तो जो कन्वेंशनल करंट है वो इस तरफ हम उसको कंसिडर करेंगे। ओके। तो ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ये रिस्पॉन्सिबल है फ्लोइंग करंट के लिए, ठीक है ना। ये रिस्पॉन्सिबल होता है, रिस्पॉन्सिबल टू फ्लो करंट, इलेक्ट्रिक करंट। ओके। तो ये जो कोलिजन होता है, ये कोलिजन ही कॉज, यही इसका मेन कॉज है
causes resistance। ठीक है ना। तो ये जो रेजिस्टेंस किसके कारण होता है, ये जो कोलिजन है, ये मतलब ये एक प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टी है, जिसके कारण कि ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का, फ्लो ऑफ चार्ज का ये अपोज करता है। इसीलिए ये एक कोलिजन ही एक कारण है जो कि जिसके कारण रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होता है, और रेजिस्टेंस के कारण अपोजिशन होता है फ्लोइंग इलेक्ट्रिक करंट का। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। यहां हम देखें तो अफेक्टिंग फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। कौन कौन सा वो फैक्टर है जो रेजिस्टेंस को अफेक्ट करेगा, प्रभावित करेगा। तो यहाँ हमको जानना है कि एक तो टेम्परेचर तो करेगा ही करेगा। टेम्परेचर जो है वो चूँकि वो क्या करेगा कि टेम्परेचर जब भी इंक्रीज करेंगे तो वो काइनेटिक एनर्जी को मतलब इंक्रीज करेगा, तो वो कहीं ना कहीं डिस्टरबेंस को इंक्रीज कर देगा, तो रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर देगा, और रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा तो फिर क्या होगा कि फ्लो ऑफ करंट वो कम हो जाएगा। तो कौन कौन सा फैक्टर है, तो टेम्परेचर है ही है, और एक है लेंथ, दूसरा है क्रॉस सेक्शनल एरिया, ओके। अगर हम इस दो को जानें तो अगर दो को केवल कंसीडर करें तो हम पाएंगे कि रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ का। मतलब क्या हुआ, मतलब कि अगर लेंथ बढ़ेगा किसी भी वायर का, किसी भी कंडक्टर का, तो उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, और अगर लेंथ घटेगा तो उसका रेजिस्टेंस भी घट जाएगा। ठीक है ना। तो ये एक फैक्टर हुआ जो कि लेंथ एक फैक्टर है जो कि रेजिस्टेंस को इन्फ्लुएंस करता है, वो प्रभावित करता है। क्या करेगा कि हम देख रहे हैं कि लेंथ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेजिस्टेंस का। ठीक है। अगर एरिया की बात करें, क्रॉस सेक्शनल एरिया की, तो क्या होगा अगर ये कुछ इस तरह का है और एक इस तरह का है, तो हम देख रहे हैं कि ये जो इसका एरिया है, अगर सपोज करें ये ए है, ये स्मॉल ए है, तो कैपिटल ए इज ग्रेटर देन स्मॉल ए। तो यहाँ क्या होगा कि इसमें जो रेजिस्टेंस है वो कम होगा और इसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो क्या होगा यहाँ कि अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ता है तो रेजिस्टेंस घट जाएगा, और अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया घटता है तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। अर्थात रेजिस्टेंस जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया के। क्रॉस सेक्शनल एरिया के, जो कि यहाँ है R वेरीज एज 1/, यहाँ हम A लिए हैं तो A है। अगर दोनों इक्वेशन को हम एक साथ लेते हैं तो हम लिख सकते हैं R वेरीज एज L/A। अब इस वेरीज एज के साइन को अगर हम इसको रिप्लेस करते हैं तो हमको एक कांस्टेंट देना होगा L/A। अब इसको आगे लिखते हैं R इक्वल टू सम कांस्टेंट एंड देयर एग्जिस्ट दैट वेरी कांस्टेंट, जिसको कि बहुत ही ज़्यादा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। ये कांस्टेंट हम लेते हैं रो, और ये है L/A। दिस रो इज कॉल्ड
स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी। देख रहे हैं? तो यहाँ ये स्पष्ट हो गया कि ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, खास रेजिस्टेंस, इसका जो वैल्यू है वो कुछ खास स्पेसिफिक है, और इसी का एक दूसरा नाम है रेजिस्टेंस, जबकि रेजिस्टेंस ये नहीं है, रेजिस्टेंस ये है। तो क्या डिफरेंस आया? यहाँ मेरा कन्फ्यूजन जो है कुछ दूर हो रहा है, मेरा कंसेप्ट कुछ डेवलप हो रहा है कि भैया ये जो आर है ये तो रेजिस्टेंस है, और ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है या फिर रेजिस्टिविटी। अब देखिए यहाँ रेजिस्टेंस मैटर करता है लेंथ पे, एरिया पे, लेकिन जो रेजिस्टिविटी है वो कांस्टेंट टर्म हम इसको ले सकते हैं। हालांकि ये भी टेम्परेचर पर डिपेंडेंट है, क्योंकि जैसे टेम्परेचर होगा तो वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की बढ़ जाएगी, और जो पॉजिटिव जो चार्जेज है वो उसका जो ऑसिलेशन है उसका एम्पलीट्यूड बढ़ेगा और उसकी टक्कर बढ़ेगी। मीन फ्री पाथ जो है वो सब आप एडवांस आगे पढ़िएगा, मीन फ्री पाथ घट जाएगा, रिलैक्सेशन टाइम घटेगा, तो वो सब का इम्पैक्ट आएगा। सीधी सी बात अब इतना समझें कि जो रेजिस्टिविटी भी उसको अफेक्ट करेगा। तो इसीलिए, लेकिन फिलहाल नॉर्मली इसको हम कांस्टेंट ले सकते हैं, ठीक है ना। अब मान लेते हैं कि कुछ समय के लिए इसको हम मान लेते हैं कि यूनिट वैल्यू देते हैं, यूनिट वैल्यू देते हैं, तो क्या होगा देखते हैं। R इज इक्वल टू दिस इज यूनिट L ओवर A, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पर R इज इक्वल टू L अपॉन A, ठीक है ना। मतलब कि R बराबर L बटे A। इसका क्या क्या इम्पैक्ट होगा? इसका इम्पैक्ट होगा कि अगर एक बात बताइए कि अगर मान लीजिए कि ये कुछ तार इस तरह से है और ये तार सपोज करते हैं कि ये 2 मीटर का तार है, और इसको हम यहाँ से फोल्ड कर देते हैं, इस तार को यहाँ से मोड़ देते हैं, तो ये जो फिगर है इस फिगर में जो रेजिस्टेंस होगा, और मान लीजिए इसमें R1 और इसमें R2, तो क्या दोनों में कोई रेजिस्टेंस में चेंज होगा? R1 और R2 सेम रहेगा या फिर डिफर करेगा? तो आंसर होगा कि सर डिफर नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि लेंथ सेम है, क्योंकि अभी R डिपेंड करता है, R पे किसी भी तरह का इम्पैक्ट तब आएगा जब लंबाई बढ़ेगी या घटेगी। तो यहाँ सर लंबाई तो ना बढ़ती है ना घट रही है, सिर्फ उसको हम मोड़ दिए, तो तार को मोड़ने से उसके रेजिस्टेंस पर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, ठीक है। अगर दूसरे सिनेरियो में हम ऐसे समझें कि अगर इस तार को मान लीजिए ये तार है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, इसकी लंबाई L है। अब इसको हम डबल करते हैं, मान लीजिए डबल करते हैं, तो क्या होगा, ये कुछ डबल इस तरह का एक इमेजिन करिए, कंसीडर कीजिए कि डबल कर दिए इसको। तो अभी हम क्या देख रहे थे कि जो R होगा पहले केस में, मान लेते हैं R, इसको मान लीजिए R1, ठीक है, या आप इसको मानिए R ओल्ड या इनिशियल, जो मानना है मान सकते हैं। R इनिशियल ये क्या होता है, लंबाई दैट इज लेंथ ओवर A। अब हम इस तार को की लंबाई को दुगुनी कर दिए, तो दुगुनी करेंगे तो अब क्या रेजिस्टेंस होने वाला है, मान लेते हैं इसको R न्यू, तो लंबाई को क्या किए हम डबल कर दिए, ट्वाइस ऑफ L,
तो एरिया क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, क्योंकि ये जब लंबा होगा तार तो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो जाएगा, तो वो जस्ट हाफ हो जाएगा। तो अब ये हो गया A/2, तो क्या होगा, ट्वाइस L डिवाइडेड बाई एरिया अपॉन 2 एंड दिस इज ट्वाइस L मल्टीप्लाइड बाई 2 ओवर A, यानी क्या हो गया 4L/A, और L/A को क्या माने हैं हम, इनिशियल RI, और ये क्या है, न्यू है, क्या हो जाएगा 4 टाइम्स R इनिशियल। यानी कि रेजिस्टेंस अगर हम किसी तार की लंबाई को डबल करते हैं तो एरिया हाफ हो जाएगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया आधी हो जाएगी, जबकि उसका रेजिस्टेंस 4 टाइम्स हो जाएगा, चौगुनी हो जाएगी। यहाँ इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि लंबाई को किसी भी तरह से चेंज करेंगे, क्रॉस सेक्शनल एरिया को चेंज करेंगे तो रेजिस्टेंस पर इम्पैक्ट आएगा। लेकिन तार को मोड़ देंगे किसी स्थान से तो रेजिस्टेंस अप्रभावित रहेगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब फिर से देखते हैं क्या था कि रेजिस्टेंस दिस इज इक्वल टू रो L/A। इस टर्म को रेजिस्टिविटी नाम देते हैं, रेजिस्टिविटी नाम देते हैं। इसी को हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं। इसको रो से डिनोट करते हैं, ये जो है रो लेटर है, ठीक है ना। अब देखते हैं कि अगर हम मान लेते हैं R मल्टीप्लाइड बाई A इज इक्वल टू रो L, या इसको ऐसे लिख सकते हैं रो इज इक्वल टू RA/L। ये एक एक्सप्रेशन हो गया। ये एक्सप्रेशन हो गया कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू R मल्टीप्लाइड बाई A क्रॉस सेक्शनल एरिया डिवाइडेड बाई L। अब अगर हम R को रखते हैं 1 ओम, ओके, एरिया हुआ 1 मीटर स्क्वायर और लेंथ हुआ 1 मीटर, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये होगा ओम मीटर। तो अगर हम रेजिस्टिविटी की यूनिट की बात करें तो ये होगा ओम मीटर। क्लियर है। और हम इसको कैलकुलेट कब करेंगे, अगर एक मान लीजिए कि ये एक क्रॉस सेक्शनल, ये कोई वायर है, इस वायर की लंबाई 1 मीटर या 1 सेंटीमीटर भी हो सकती है। यूनिट लेना है हमको, तो सेंटीमीटर होगी तो सेंटीमीटर लिखेंगे। मान लेते हैं कि ये 1 मीटर है और क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर स्क्वायर है। तो इसमें जो कि ये जो रेजिस्टेंस मीटर, तो ये होगा इसका यूनिट। कंडीशन ये होना चाहिए कि 1 मीटर स्क्वायर इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया होना चाहिए और इसका लेंथ 1 मीटर होना चाहिए। तो ये क्या है सर, रेजिस्टिविटी क्या है? तो रेजिस्टिविटी क्या है, ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है किसकी, ऑफ ए सब्सटेंस which is used for our purpose to be a conductor।
हम जिस वायर को यूज कर रहे हैं, जिस मटेरियल को यूज कर रहे हैं, कॉपर को यूज कर रहे हैं तो कॉपर की रेजिस्टिविटी कुछ और होगी, सिल्वर को यूज कर रहे हैं तो सिल्वर की रेजिस्टिविटी कुछ और होगी। तो जिस वायर को, जिस मटेरियल को यूज कर रहे हैं उस मटेरियल की प्रॉपर्टी है ये रेजिस्टिविटी। जबकि अगर उसी वायर को, अगर एक सिंपल वायर लिए कॉपर का, तो उसकी रेजिस्टिविटी लगभग कांस्टेंट है, जो कि जैसे मान लीजिए कि अगर हमको सिल्वर की रेजिस्टिविटी होती है, सिल्वर की रेजिस्टिविटी होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर, कॉपर की होती है 1.62 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। तो ये कॉपर वायर ये लगभग फिक्स है 1.62 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। लेकिन उसी कॉपर वायर को अगर छोटा वायर लेंगे, बड़ा वायर लेंगे, क्रॉस सेक्शनल एरिया कम लेंगे, ज़्यादा का लेंगे, मोटा वायर लेंगे, पतला वायर लेंगे, तो रेजिस्टेंस वेरिएशन होगा, लेकिन रेजिस्टिविटी सेम रहने वाली है। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस, दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन द टर्म विच यू यूज, रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। आपको स्टूडेंट पता होना चाहिए, और हमको लगता है कि आपको क्लियर भी हो गया होगा कि रेजिस्टेंस वेरिएशन हो सकता है, वेरी कर सकता है, लेकिन रेजिस्टिविटी जो है वो लगभग कांस्टेंट होती है। हालांकि वो टेम्परेचर पर वो भी कुछ वेरिएशन होता है, लेकिन रेजिस्टेंस की तुलना में वो उसको हम नेगलेक्ट करते हैं। तो रेजिस्टिविटी सब्सटेंस की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, उस मैटर का जो जिस सब्सटेंस को यूज कर रहे हैं, चांदी तो चांदी, तांबा तो तांबा, लोहा तो लोहा, उसकी प्रॉपर्टी है। जबकि रेजिस्टेंस वो कंडक्टिंग वायर को जब हम यूज कर रहे होते हैं, जिस सिनेरियो में, जिस सर्किट में, जिस तरह से, जिस करंट के हिसाब, वोल्टेज, जिस पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं, लंबा छोटा, बड़ा मोटा, पतला तार यूज करते हैं, तो रेजिस्टेंस वेरिएशन होता है। क्लियर? चलिए, अब बात आती है, हम लोग जान पाए कि रेजिस्टेंस क्या है, उसका यूनिट क्या है, रेजिस्टिविटी क्या है, उसका यूनिट क्या है। अब बात आती है कि सिल्वर की रेजिस्टिविटी इतनी, कॉपर की इतनी, रेजिस्टिविटी को कौन अफेक्ट करता है, क्यों रेजिस्टिविटी डिफरेंट है। तो इसके लिए हमको और मॉलिक्यूलर बेसिस पर अगर हम इसका एटॉमिक कन्फिग्रेशन देखें, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर हम बात करते हैं तो हमें पता है कि जैसे कि KLMN को जो सेल्स हैं, तो उसमें क्या होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालेंगे। जैसे कि इसका एटॉमिक नंबर 47 है, अगर इसका लेते हैं 29, तो हम क्या देखते हैं कि उसमें सबका अलग अलग होगा। जैसे कि अगर हम सिल्वर की बात करें तो सिल्वर का कुछ होगा 4D10 5S1। अगर कॉपर की बात करें तो ये कुछ होगा 3D10 4S1। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि ये 5 सेल को भी ये जो है ना दूरी इसकी ज़्यादा हो गई है इसकी तुलना में, ये 4S है। तो होता क्या है कि अभी हम जान चुके हैं, हम पढ़ चुके हैं कि कूलॉम फोर्स ये बताता है कि दूरी अगर बढ़ेगी तो फोर्स जो है, इंटरैक्टिंग फोर्स जो है वो कम हो जाएगा। अगर दूरी कम होगी तो जो इंटरैक्टिंग फोर्स है वो बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उसमें वो आसानी से चला जा सकता है, मूव कर सकता है। तो इसका कारण है कि सिल्वर जो है उसकी जो है ना रेजिस्टिविटी कम होगी देन कॉपर। देखिए, हम लोग इकोनॉमिक वगैरह को और भी कुछ देखते हैं, उसके कॉस्ट को भी देखते हैं, तो हम लोग जनरली कॉपर यूज़ करते हैं। और यहाँ पर चूँकि दोनों में डिफरेंस भी बहुत कम है, लगभग 1.6 और 1.62 है। हालांकि लोहा में बहुत ज़्यादा हो जाता है, 10 के करीब, वो होगा 10 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर, बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये सिनेरियो है। ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है कि इस तरह से जो हम लोग समझ पा रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है, रेजिस्टिविटी क्यों उत्पन्न होती है, रेजिस्टेंस क्यों हो जाता है। तो रेजिस्टिविटी को एक तरह से और हम बता सकते हैं कि रेजिस्टिविटी हमको ये बताता है कि कितना रेजिस्ट करेगा, इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को कितना रेजिस्ट करेगा, तो उसका कारण ये है। ठीक है। चलिए, और भी बहुत सारी बातें हैं जिसको आप एडवांस आगे की कक्षा में पढ़ेंगे।
अब एक टर्म आता है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस कुछ नहीं है सिवाय रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस के। मतलब कंडक्टेंस इज नथिंग बट ए सिंपल रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। मतलब कि अगर कंडक्टेंस को हम ऐसे लिखेंगे, कंडक्टेंस इज इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस, यानी कि 1/R, दिस इज कंडक्टेंस। ठीक है ना। तो इसका यूनिट क्या होगा सर? तो इसका यूनिट क्या होगा? तो R का यूनिट क्या होता है? ओम। तो 1/ओम। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? 1/ओम। इसको क्या लिखेंगे? ओम इनवर्स भी लिख सकते हैं, या इसको महो भी बोल सकते हैं। इधर से पढ़िए, MHO, महो। दैट्स ऑल। दिस इज कंडक्टेंस। कंडक्टेंस इज नथिंग बट ए सिंपल रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। ये कुछ नहीं है सिवाय जो प्रतिरोध है, रेजिस्टेंस है, उसका जस्ट रेसिप्रोकल है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। इसी का दूसरा नाम है कंडक्टिविटी। ये क्या है भाई? कुछ नहीं है सर, दिस इज इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी। तो क्या सर इसका यूनिट क्या हो जाएगा सर? कंडक्टिविटी। इसका यूनिट क्या होगा? इसका यूनिट होगा 1/रेजिस्टिविटी का यूनिट जो होता है, रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या होता है? 1/ओम मीटर। इसको क्या बोलेंगे? ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ठीक है ना? ठीक है। तो ये कंडक्टिविटी की यूनिट हो गई। इसकी एक और यूनिट होती है, इसको हम लोग जनरली इसको सिग्मा से भी डिनोट कर सकते हैं। इसको एक यूनिट कापा भी बोलते हैं, इसको कापा से भी डिनोट करते हैं, जैसे कि हम आगे पढ़ेंगे इंजीनियरिंग सेक्शन में। और ओम मीटर का एक यूनिट हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, साइमन पर मीटर। ये व्यक्ति का नाम है साइमन्स, उनके ही सम्मान में ये यूनिट दी गई है। तो बहुत ही आसान तरीके से हम समझ पाए स्टूडेंट्स कि रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टिविटी क्या है, कंडक्टिविटी क्या है, कंडक्टेंस क्या है। चलिए एक बार फिर से उसको हम लोग एक बार फास्ट एक बार देखते हैं क्या क्या है। सर व्हाट इज रेजिस्टेंस? तो रेजिस्टेंस सर व्हाट इज रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस इज नथिंग बट ए सिंपल डिस्टर्बेंस व्हिच अपोजेस द फ्लोइंग करंट। रेजिस्टेंस क्या है? वो एक वर्चू है, एक प्रॉपर्टी है जो कि फ्लो ऑफ करंट को अपोज करता है थ्रू ए कंडक्टर। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स। चलिए फिर आपका सवाल होगा कि सर व्हाट इज कंडक्टेंस? देन कंडक्टेंस इज नथिंग बट ए सिंपल रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। ओवर। ओके सर, ये क्या है सर? ये प्रतिरोध का उल्टा जस्ट, यानी अगर वो ओम है तो ये 1/ओम है। ओम इनवर्स भी कहें, महो भी बोले। तो सर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या है? और उसी का दूसरा नाम रेजिस्टिविटी। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस नाम से पता चल रहा है कि ये रेजिस्टेंस स्पेसिफिक है, वैल्यू को अटेन करता है। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या है? इट्स ए प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल व्हिच यू यूज फॉर योर पर्पस, फॉर योर कंडक्शन इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है।
चांदी का कुछ, तांबे का कुछ, लोहे का कुछ, ठीक है ना। यह क्या होगा इसका ओम मीटर, ठीक है ना। और फिर सर कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ये भी कुछ नहीं है, ये बस रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, दैट्स ऑल। तो स्टूडेंट्स हम आशा करते हैं कि ये जो सारा जो भी आपको बताया गया इसके द्वारा आपका कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो पाया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट्स करिए और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके डाउट को क्लियर करूँ। ऑल द बेस्ट।